पिछले कुछ सालों में आर्कटिक पर मौजूद बर्फ बुरी तरह पिघल रही है। साल 2020 में आर्कटिक की सी आइस में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में बड़े बड़े शहर डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते समुद्र स्तर के चलते 2050 तक जकार्ता और कोलकाता जैसे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। इस सदी के अंत तक मुंबई जैसे शहर भी डूब चुके होंगे। भयानक भविष्य हमारे सामने खड़ा है। कहानी वहां से शुरू होती है जब मनुष्यों ने फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में जाना। करोड़ों साल पहले धरती के भीतर जो जीवाश्म दफन हुए वो कालांतर में ईंधन में तब्दील हो गए। इस ईंधन का आधार कार्बन नामक रासायनिक तत्व है। जब हम ये फ्यूल जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती है। पृथ्वी पर सूर्य से गर्मी आती है। सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनमें से ज्यादातर रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस इस गर्मी को रोक कर रखती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाती हैं। वातावरण में इन गैसों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर फंसी रह जाएगी। यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें वातावरण से ये कार्बन वापस खींचना होगा। कार्बन को खींचने की एक बहुत जावर टेक्नोलॉजी प्रकृति ने बना रखी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपने काम के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन निकाल कर देते हैं। शहरीकरण के साथ साथ हमने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना भी शुरू कर दिया। पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा महासागरों से पानी से भरा हुआ है। कार्बन स्टोर करने के मामले में समुद्र बहुत कारगर होते हैं। दुनिया के महासागर कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं। पानी के भीतर मौजूद बायोमास जैसे पौधे, मछलियां और अन्य स्तनधारी जीव समुद्र तल के नजदीक खेलते कूदते रहते हैं। ये बायोमास वातावरण से अच्छा खासा कार्बन बटोरता है और मृत्यु के बाद इनके अवशेष समुद्र की गहराई में दफन हो जाते हैं। इनके साथ कार्बन की भारी मात्रा भी वहां दबकर रह जाती है। लेकिन मानव गतिविधियों के चलते इन महासागरों के इकोसिस्टम की ऐसी तैसी हो रखी है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो चुके हैं और कई इलाकों में ये अत्यधिक एसिडिक हो चुके हैं। इससे वहाँ का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब ये अच्छे खासे फलने फूलने वाले महासागर वीरान से हो गए हैं। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, बहुत ही छोटे। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हें समुद्र की फूड चेन की बुनियाद माना जाता है। अगर कहीं ये ना हो तो वहाँ के खाने पीने की फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और वहाँ से दूसरे बड़े जीव भी लुप्त होने लगते हैं। मानव गतिविधियों की वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से गिरी है। पिछली सदी में जितने फाइटोप्लैंक्टन हुआ करते थे अब महज उसकी आधी आबादी बची है। हमने महासागरों से उसके भोजन की बुनियाद छीन ली है। आयरन डस्ट की मदद से महासागरों में दोबारा फाइटोप्लैंक्टन फलने फूलने लगते हैं। इंटरेस्टिंग ये देखना है कि कितने आयरन की जरूरत होगी इसके लिए। एक दवा की टैबलेट जितनी मात्रा के आयरन से स्विमिंग पूल जितने साइज के पानी में भरपूर क्रांति आ सकती है। आयरन फर्टिलाइजेशन टेक्निक पेश करने वाले वैज्ञानिक ने बड़ा दिलचस्प दावा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक हाफ टैंकर भर के आयरन दे दो, मैं तुम्हें आइस एज में पहुंचा दूंगा। उनका कहने का मतलब ये था कि इस टेक्निक से ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर ये सिंपल होता तो हम अब तक इसे कर चुके होते। महासागरों से जो हम एक और मदद ले सकते हैं उसके लिए हमें आर्कटिक की ओर रुख करना होगा। आर्कटिक पृथ्वी का ऐसा इलाका है जो बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से मौसम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो भारत की हीट वेव्स हों या चीन की बाढ़ हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक हम क्लाइमेट चेंज को फिक्स नहीं कर लेते तब तक के लिए आर्कटिक की बर्फ को दोबारा फ्रीज करना होगा हमें, यानी आर्कटिक की बर्फ दोबारा जमानी होगी। इसे रीफ्रीजिंग द आर्कटिक कहते हैं। इससे इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आर्कटिक की बर्फ को फ्रीज कैसे किया जाए। ऐसा करने की एक टेक्निक बादलों से छेड़खानी करने पर आधारित है। प्लान यह है कि आर्कटिक के आसपास बड़ी बड़ी चिमनी जैसे टावर लगाए जाएं। इनके जरिए समुद्र का खारा पानी ऊपर की तरफ पंप किया जाएगा और ऊपर बारीक नोजल्स की मदद से ये नमकीन पानी बादलों में स्प्रे किया जाएगा। ये नमक के कण बादलों को और फैलाने का काम करते हैं और ये नमकीन पानी बादलों को पहले से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बना देता है। ये बादल सूर्य से आने वाली किरणों को आईने की भांति वापस रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। इसके नीचे का इलाका ठंडा होने लगेगा
और आर्कटिक की बर्फ दोबारा जमने लगेगी। ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन ना रहे, इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट काम पर जुट गए हैं। साल 2019 में कैम्ब्रिज सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपेयर की स्थापना हुई। ये अपने तरह का पहला ऐसा सेंटर है जो क्लाइमेट की मरम्मत पर फोकस कर रहा है। इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज रोकने की जो मौजूदा रणनीतियां हैं वो नाकाफी मालूम होती हैं। पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। पिछले 100 वर्षों में हम सबसे अधिक हानि पर्यावरण की कर चुके हैं, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। विनाश हर एक वस्तु का, जीव का होना पहले से ही निर्धारित है, लेकिन उस विनाश के बाद के जीवन का विस्तार क्या और कैसा होगा, उस पर तो प्रयास करना हम मनुष्यों का अधिकार है। प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है, उसे संवारने बनाने में हम सबको मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए। विनाश का बीज हम मनुष्यों ने ही तो बोया है, तो इस बीज को निकाल फेंकना भी हम सभी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की रक्षा में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस पर अमल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम संसार की रक्षा में निस्वार्थ भाव से एक मत होकर जुट जाएं, एक विचार बनकर संसार की रक्षा में आगे बढ़े। अपने पर्यावरण की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको निखारने के लिए हम सबका कर्तव्य होना चाहिए।